मैंने जब सीए किया तब मोबाइल्स नहीं थे। करेक्ट। आज के टाइम पे जो बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दैट इज मोबाइल। अगर तुम्हारे लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आपकी गाड़ी जो है वो विदाउट इंजन है। बहुत दिल के पास है आईसीआई, क्योंकि मुझे जो भी रिकॉग्निशन समाज में मिली है वो आईसीआई के ही वजह से मिली है। तो ये जो लगाव था मुझे मेंबर्स से के स्टूडेंट्स के साथ, वही खींचा ले आया मुझे इस इलेक्शन की ओर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की जिसके वजह से जो सरप्लस 15-20 लाख का रहता था पहले वो हमारा 1.25 करोड़ रुपया हो गया मेरे टेन्योर में। तो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, हार्ड वर्क एफर्ट्स तो आप देते ही हो, मगर कंसिस्टेंसी इज मस्ट। मैं देखता हूँ लोग लिफ्ट में अपने पड़ोसी के साथ जब उतरते हैं तो एक इधर मुंह करता है एक उधर मुंह करता है। करेक्ट। हम जब पड़ोसी है उसको हाई बाय नहीं कर सकते तो हम नेटवर्किंग कैसे करेंगे? लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आप अच्छा काम करते रहो, समाज को देते रहो, आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना ही है। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे जो स्पीकर थे वो थे राजेश जी अग्रवाल। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू प्रैक्टिस के अलावा ये बहुत सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, अपने अग्रवाल समाज में भी और सीए इंस्टीट्यूट में भी। ये सीए इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट हर पोजीशन पर रह चुके हैं, एज अ ट्रेजरर, एज अ सेक्रेटरी, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन। दोस्तों, वेरी एक्टिव पर्सनैलिटी, अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। बहुत कुछ है सीखने के लिए कि हम लीडरशिप पोजीशन लेकर समाज में अच्छा काम करके अपने बिजनेस को भी हैंडल करके वर्क लाइफ बैलेंस हैंडल करके एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम राजेश सर। राजेश सर, आपका बारे में आप कुछ थोड़ा बता पाओगे, इंट्रोडक्शन? जरूर। मेरा नाम सीए राजेश राधेश्याम अग्रवाल है। मैं परभनी से हूँ। ओके। मेरा ग्रेजुएशन तक का जो एजुकेशन है वो मैंने परभनी में ही पूरा किया है। ग्रेजुएशन कैसा हुआ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके। 92s में जब कर्फ्यू हुए थे इंडिया में, ओके, उस टाइम पे हमारे यहाँ मेजर चोरी हो गया था, घर पे भी और दुकान पे भी। तब हमारा ग्रोसरी का शॉप था। ओके। और चोरी होने के बाद फिर हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच शुरू हुआ 92s में। अच्छा। तब तक वी आर वेल टू डू फैमिली। ओके। मगर 92 में जब वो मेजर चोरी हो गया उसके बाद हमारे पास थोड़े फाइनेंशियल क्रंच हो गए। अच्छा। और हमारे घर के हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होने के लिए फैमिली के लिए काम करना शुरू किया। अच्छा। तो जैसे मेरे मम्मी ने पिको फॉल किया, कुछ साड़ियाँ लाके बेचना चालू किया। हमने ग्राइंडिंग मशीन खरीद ली एक, तो फिर मिर्ची कंडप हम वगैरह चलाते थे। दोनों भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो ऐसे कर कर हमने 4 साल 10th हमने वो एरिया में कंप्लीट किया हमारा। अच्छा। और थोड़ा सा पैसा जमा होने के बाद फिर 11वीं में हमने एक दूसरे एरिया में घर लिया। ओके। और एजुकेशन ऐसा कुछ खास था ही नहीं हमारा मोटिव। हम टोटली हमारा इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में ही था। करेक्ट। इवन मेरा 11वीं 12वीं भी मैंने हार्डवेयर जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है उनके दुकान पे काम करके कंप्लीट किया है। अच्छा, 11वीं 12वीं में आपने काम किया? हाँ। तो 11वीं में जब हम थोड़ा सा पढ़ाई में चालू किए तो कॉलेज में गया था मैं एडमिशन के लिए। तो उधर पता चला कि कॉमर्स के लिए 90 रुपीज़ फीस है और अगर साइंस लेते हो तो 10,000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। अच्छा। तो सबसे सस्ता कॉमर्स था तो मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। कोई एनालिसिस नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। और साल भर जब पढ़ाई किया 11वीं में कॉमर्स का, और जिंदगी में भी सारा बिजनेस ही किया हुआ था और कॉमर्स में भी सब रिलेटेड टू कॉमर्स बिजनेस ही है, तो वो ग्रास्प करना मेरे लिए बहुत ईजी हुआ। और पढ़ाई का भी एक थोड़ा सा आदत लग गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। तो मैं 11वीं में हमारे कॉलेज में टॉप आ गया मैं। अरे वाह, कॉलेज में टॉप? कॉलेज में टॉप आ गया। सुपर। और मतलब 10th तक ऐसा सिचुएशन था कि हमारा स्कूल में कोई रिकॉग्निशन ही नहीं था। और 11वीं में ऐसा हो गया कि मैं डायरेक्टली कॉलेज में टॉप आ गया। तो वो मेरे लिए एक शॉकिंग ही था कि हाउ दिस हैपेंड। और उसके बाद एक इंटरेस्ट शुरू हुआ पढ़ाई में। करेक्ट। और 12वीं का भी हमने पढ़ाई काम करते करते किया। ओके। मगर 12वीं में मैं डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया। वाह, सुपर। और दिक्कत एक ही थी पूरे पढ़ाई में, इंग्लिश का। अच्छा। 10th तक का जो एजुकेशन बैकग्राउंड वीक रहने की वजह से जो इंग्लिश था हमारा दोनों भाइयों का बहुत वीक था। नहीं तो मतलब हम बोर्ड में भी आते सकते थे रैंक में। करेक्ट। मतलब 12वीं में मैं टॉप आ गया डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि अभी क्या करना है। मगर फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं
कुछ आगे प्लान कर पाऊँ, कुछ करना है, LLB करना है या डायरेक्ट टैक्स का डिप्लोमा करना है या CA तो पता ही नहीं था क्या रहता है। तो मैं हमारे टीचर को मिलने गया था कॉलेज के, जिन्होंने हमको 12वीं में बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैं बोला सर को, सर मैं D.Ed का फॉर्म भरता हूँ ओके और मैं अच्छा टीचर बन जाऊंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में। करेक्ट तो सर बोले देख, ये जो पोस्ट है D.Ed का जो है वो 10% रिजर्वेशन फॉर कॉमर्स, ओके तो ये किसी फार्मर के और के बच्चे के लिए एक बहुत जरूरतमंद सीट है ये। करेक्ट तुम तो मारवाड़ी लोग है, व्यापारी लोग हो, तो तुम कहीं ना कहीं दुकान डाल के सेट हो जाएंगे। तू बेटर कुछ CA वगैरह जैसा कोर्स कर। करेक्ट तो पहली बार लाइफ में CA वर्ड मैंने उस टाइम पर सुना। करेक्ट फिर भी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं था कि उसका कुछ प्लान कर सकूं, तो फिर हमने 11वीं में एडमिशन ले लिया उसी कॉलेज में। हमारा जो कॉलेज था वो द बेस्ट कॉलेज था परभनी का, और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा था। फिर प्रैक्टिकल थे कुछ करने मुझे, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं टैक्स कंसल्टेंट के पास गया। अच्छा उधर मुझे कुछ इनकम टैक्स के रिटर्न्स, चलन सब जमा करके कॉलेज में सबमिट करना था। हाँ तो वो विजिट में मुझे वो अंकल ने बोला कि अरे राजेश क्या कर रहे हो आप? हाँ तो मैं बोला ऐसे ऐसे अंकल, मैं अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन होने के बाद मैं LLB कर लूंगा, हाँ टैक्स का डिप्लोमा वगैरह कुछ करके आपके बाजू में इधर कहीं तो शुरू टैक्स कंसल्टेंट का मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको देख के। हाँ तो बोला अरे नहीं नहीं नहीं, बोला ऐसा कुछ मत करना, तू CA कर। अच्छा, ये किसने एडवाइस दी आपको? टैक्स कंसल्टेंट ने। अरे वाह। तो वो अंकल जो थे वो पापा के मित्र ही थे। अच्छा, तब सेकंड बार मेरे को क्लिक हुआ कि ये भी कोई कोर्स है अच्छा जो करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट तो उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी, हाँ और उसके बाद फिर हमने 11वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ओके पैसा जमाना चालू किया, सेविंग्स हमारे कमाई से। और 3 साल में हम दोनों भाइयों ने मिला के 5 लाख रुपए जोड़ लिए हमने। ओके 5 लाख जोड़ के हमने डिसाइड किया कि अभी पूना में हमको CA करना है। करेक्ट फिर पहले ऐसा चल रहा था कि एक जन जाएगा पढ़ना CA, हाँ, एक जन मम्मी पापा के पास रुकेगा, कोई ना कोई उनको सपोर्ट को चाहिए। करेक्ट तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भेजे किसको, दोनों भी एट पार है पढ़ाई में। हाँ, उसको BCom को 81% थे और मुझे भी 81% थे। अच्छा हाँ तो ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई ज्यादा है उसको कोई कम है। करेक्ट करेक्ट तो फिर चलो बोले दोनों को जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया हमारे दोनों को इधर भेज के, वो अकेले रहे वहां पे पूरा टाइम। करेक्ट 5 लाख को हमने ऐसा डिवाइड किया, 1 लाख का प्लॉट खरीद लिया उधर परभनी में, ओके फ्यूचर प्लानिंग कुछ रहा तो। हाँ 3 लाख रुपए हमने हमारे रिलेटिव्स को ब्याज पे दे दिए, हाँ हाँ और 1 लाख का फिर CA का इंस्टीट्यूट का फीस भर दिया, कुछ कोचिंग क्लास का फीस भर दिया, कुछ फ्लैट का डिपॉजिट दे दिया, कुछ बुक्स, चप्पल, शर्ट, पैंट, सूटकेस, मतलब छोटी छोटी चीजें भी हमको लेनी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी हमारे पास। करेक्ट 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 तो ये सब चीजें प्लान करके हम पूना आए। ओके और सबसे बड़ा वीकनेस कुछ था हमको पूना में आने के बाद, वो था इंग्लिश, क्योंकि हमारा पूरा जो ग्रेजुएशन था वो मराठी मीडियम में हुआ था। अच्छा और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। करेक्ट तो पूना में आने के बाद जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे, हाँ और वो मैडम जो थे वहाँ के पढ़ाने वाले, वो सिर्फ इंग्लिश में ही हमको एक्सप्लेन करते थे हर चीज। तो वो तो हमको ऐसा लगता था कि कोई लोरी सुना रहा है। अच्छा समझता नहीं था। हाँ, तो फिर भी हमने 6 महीने पहले के सिर्फ इंग्लिश पे काम किया। मतलब वोकैबुलरी डेवलप किया, ग्रामेटिकल समझ के लिया, सब चीजें हमने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया। करेक्ट करेक्ट तो उसके बाद हमारा अलग अलग चैटिंग किया इंग्लिश में, सब वो चीजों पे ध्यान दिया जिससे इंग्लिश इंप्रूव हो हमारी। इंप्रूव हो जाए। करेक्ट ऑफिस में भी हमारा क्या डायरेक्ट एंट्री सिस्टम था उस टाइम पर। अच्छा मतलब सुबह क्लास करना है, हाँ दोपहर में ऑफिस करना है, और शाम में होमवर्क करना है। अच्छा करेक्ट टोटली पैक शेड्यूल था। पैक शेड्यूल था। तो ये सब करके इंग्लिश पे हमारा काफी अच्छा उसके वजह से काम हो गया। हाँ और हम जो 2001 में मैंने CA चालू किया था, 2005 में मैंने मेरा CA कंप्लीट, 4 साल में CA 4.5 साल में मैंने मेरा CA कंप्लीट कर लिया। मेरे भाई ने तो 4 साल में ही किया, मेरे पहले 6 महीने पहले अच्छा वो CA बन गया। अच्छा सुपर। उसका 6 मार्क से रैंक रह गया ऑल ओवर इंडिया, और मेरा भी उस टाइम पे स्कोर बहुत अच्छा था, मगर एक एक ग्रुप करके क्लियर हुआ। अच्छा एक एक क्योंकि इतना डेडिकेशन था पढ़ाई में हमारे दोनों के कि मतलब कुछ दिमाग में पढ़ाई को छोड़ के कुछ आता ही नहीं था। फोकस थे एकदम एकदम फोकस। तो आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपको CA बनना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे टाइम पे एक चीज अच्छी थी कि डिस्ट्रैक्शन नहीं थे ज्यादा, और आज की जनरेशन को ये डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई करना है। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने जब CA किया तब मोबाइल्स नहीं थे। हाँ करेक्ट। आज के टाइम पे जो बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज मोबाइल। करेक्ट।
वो हमारे टाइम पे नहीं थे। तो मैं काफी लकी हूँ मैं कि मेरे टाइम पे मोबाइल नहीं थे। करेक्ट। और साइकिल था तो घूमना फिरना भी कहीं था नहीं ज्यादा। साइकिल पे कहाँ जाएंगे हम। तो ओवरऑल मैं एक फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगा मेरे श्रोताओं से। फॉर्मूला में हमने सबसे ज्यादा दिया है एफर्ट्स। करेक्ट। आपने बताया हार्ड वर्क था। दूसरा हमने फोकस बोला। करेक्ट। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी था हमारे पास। वाह। हमने कभी भी पूरे टेन्योर में पढ़ाई के सिवा कुछ सोचा नहीं। अच्छा। डे एंड डे नाइट। तो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। करेक्ट। हार्ड वर्क एफर्ट्स तो आप देते ही हो, मगर कंसिस्टेंसी इज मस्ट। करेक्ट। मैं सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, रिफाइनिंग। तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो आपने रिफाइन करते रहना चाहिए। करेक्ट। क्या गलती हो रही है। हाँ। जैसे मेरे पढ़ाई में सबसे पहला मिस्टेक था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा था। करेक्ट। तो मैंने रिफाइन किया, मेरे इंग्लिश पे काम किया। करेक्ट करेक्ट। दूसरा अगर मिस्टेक मेरा फोकस था तो मैंने फोकस के ऊपर मेडिटेशन शुरू किया। करेक्ट। मैंने 2003 में मुझे जब रियलाइज हुआ कि मेरा फोकस थोड़ा वीक हो रहा है, तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया और इट हेल्प मी अ लॉट। तो मेडिटेशन की वजह से मुझे इतना फोकस में बेनिफिट हुआ। उससे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। करेक्ट। अगर तुम्हारे लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आपकी गाड़ी जो है वो विदाउट इंजन है। अच्छा। तुम कितना भी धक्का मारो, आपके मम्मी पापा ने आपको कितना भी मारे कूटे, आपकी गाड़ी कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेशन अगर आप में है, करेक्ट, तो डेडिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फोकस भी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो 4 आधार स्तंभ है हमारे सक्सेस के पीछे, एफर्ट्स, रिफाइंड एफर्ट्स, सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी ऐसी थी ना, 365 - 1 = 0। अच्छा। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमने पढ़ाई का सोचा नहीं। वाह, सुपर। तो दिस वाज द रीजन वी बिकेम सीए इन टाइम। सुपर, वेरी गुड राजेश सर। राजेश सर, जैसे आजकल का जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का है, और आप भी, मुझे पता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेशलिस्ट हो। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या बताना चाहोगे कि स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहिए? देखो कैसा है, मैंने जब मेरा आर्टिकलशिप किया था तो मेरे एक बार प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि बेटा तू इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस कर। अच्छा। तब तो मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि हमारे ऑफिस में इनडायरेक्ट टैक्स का काम होता नहीं था। अच्छा। फिर मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया 2004 में, और मैंने एग्जाम्स दे दी। May 5 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मेरा स्कोर अच्छा आ गया, मगर कॉस्टिंग रह गया सेकंड ग्रुप का। ओके। मेरा डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छा था, मेरा इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा था, और MICS जो कंप्यूटर था उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपर्ट नॉलेज था कंप्यूटर में। टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेरा बहुत अच्छा नॉलेज है। ओके। इवन मैंने MICS पे एक बुक लिखा था उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। वाह, सुपर। तो अभी रह गया कॉस्टिंग, तो और 3 महीना पढ़ाई को था मेरा। तो मैंने क्या किया, कॉस्टिंग तो करा ही, साथ में एक इनडायरेक्ट टैक्स के क्लास भी लगा लिए। अच्छा। और उसके वजह से मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ गया उस टॉपिक में। ओके। मतलब लॉ बोलो, केस स्टडीज, नोटिफिकेशंस, पूरे में मेरी रुचि बढ़ती गई कि ये कैसे होता है सब कुछ। अच्छा। और November 5 में जब मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया, 12 नवंबर को मेरा एग्जाम खत्म हो गया, और 13 तारीख से मैंने मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस लगभग शुरू कर दिया। सुपर। तो इनिशियली इतना मुझे इंटरेस्ट था वो टॉपिक में, उसके वजह से मैं पढ़ता गया, रोज पढ़ता गया, और मुझे बाद में ध्यान में आया कि इसका बेनिफिट ऐसा है कि मेरा एक रिकॉग्निशन हो गया प्रोफेशन में। ओके। कि इनडायरेक्ट टैक्स, यू आर इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट। करेक्ट। तो दिस वाज नेवर इमेजिन्ड कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो टॉपिक में मुझे इंटरेस्टेड है, करेक्ट, उसमें मेरे को एक महारत हासिल हो जाएगी, और इंडस्ट्री में एक नाम हो जाएगा उसकी वजह से। करेक्ट करेक्ट। तो उसका मैं मेरे CA फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक आप लो, उसको डेडिकेशन से 2 घंटा रोज दो। पढ़ाई करो, उसमें डीप स्टडी करो। और हम बहुत बार हमारे जो आर्टिकल से ऑफिस में उनको बोलते हैं, ठीक है आपको CA नहीं करना है मत करो, मगर वड़ा पाव बिको, मगर पुणे में वड़ा पाव आपका ही बिकना चाहिए। अच्छा। मतलब उसमें उतना आपको एक्सपर्ट नॉलेज डेवलप करना है, स्पेशलाइजेशन डेवलप करना है। तो हम देखते हैं कि ये शॉप का बिजनेस बहुत हो रहा है, वो शॉप का होटल बहुत चल रहा है, मतलब ये जो भी चीजें कर रहे हैं उन्होंने उसमें मेहनत की है, उसमें उन्होंने कुछ ना कहीं एक्सपर्टाइज उनका डेवलप किया है। करेक्ट। USP डेवलप किया है, तभी वो चल रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी फील्ड थी उस टाइम पे कि CA लोग थे ही नहीं उसमें। करेक्ट। अच्छा। ना कोई एक्साइज का प्रैक्टिस करता था, ना कोई कस्टम्स का प्रैक्टिस करता था, ना कोई सर्विस टैक्स का। अच्छा। सर्विस टैक्स में थोड़े से CA थे, मगर एक्साइज कस्टम में ना के बराबर थे। ओके।
तो उसकी वजह से, और मेरा जो यूएसपी था, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और नॉलेज वाइज आई एम डेफिनेटली गुड इन द मार्केट। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रेजेंस मेरा बढ़ गया मार्केट। करेक्ट। और आपको फर्स्ट मोर एडवांटेज ही मिल गया। वो मुझे एडवांटेज मिल गया कि मैं रीच आउट हो जाऊं मैक्सिमम। करेक्ट। सुपर्ब। राजेश सर, हाउ वाज योर जर्नी विद आईसीआई टिल नाउ? यस, मेरे मतलब बहुत दिल के पास है आईसीआई, क्योंकि मुझे जो भी रिकॉग्निशन समाज में मिली है वो आईसीआई के ही वजह से मिली है। ओके। मतलब मैंने कुछ पुण्य किए रहेंगे मेरे लाइफ में, तो मैं सीए कोर्स से जुड़ा। करेक्ट। और आईसीआई से मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला। मैं 2007 में, जैसे मैं 5 में लास्ट एग्जाम दिया। करेक्ट। 13 जनवरी 2006 को मेरा रिजल्ट लगा, मैं पास हो गया। उसके बाद का फर्स्ट इलेक्शन मार्च 2007 मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पुणे आईसीआई का। ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय पुणे आईसीआई। पहले तो मैं आईसीआई का मेंबर था, अभी मैं पुणे आईसीआई से जुड़ गया। जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मुझे इतना मेंबर्स वगैरह पुणे के जानते नहीं थे। मगर एक क्यूरियोसिटी था, एक प्रोफेशन के लिए काम करने का जुनून था कि मुझे कुछ करना है प्रोफेशन के लिए। करेक्ट। और स्टूडेंट से एक लगाव था, क्योंकि मैं जब जहाँ पढ़ता था पुणे मराठी ग्रंथालय, तो हम 500-600 बच्चे पढ़ते थे और मैं कभी उनके क्वेरीज सॉल्व करता था। वहाँ पे हमने स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स डेवलप किया, हनुमान जी की पाठ वहाँ पे चालू किया, हर मंगलवार को प्रसाद बांटते थे। फिर हनुमान चालीसा पठन चालू किया हर अटेम्प्ट को एक बार। तो ये जो लगाव था मुझे मेंबर्स से के स्टूडेंट्स के साथ, वही खींचा ले आया मुझे इस इलेक्शन की ओर। और मैंने जब 2007 में इलेक्शन किए तो डेफिनेटली मैं हार गया, क्योंकि मुझे स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग कुछ भी पता नहीं था। करेक्ट। मैंने फॉर्म भर दिया, सबने भर दिया, मैंने भी भर दिया। मतलब ये तो रिजल्ट श्योर ही था, हारना था। तो मैं लास्ट बट बनाया। अच्छा। मतलब मेरा जो रिजल्ट था वो नीचे से दूसरा था मैं। अच्छा। इतने कम नंबर्स आए मुझे। मगर कोई नहीं, जो मेंबर चुन के आए वो इतने काइंड इनफ थे, बहुत अच्छे थे वो। उन्होंने क्या किया, सारे कमिटी ने मुझे कोऑप्ट किया अलग अलग पोजीशंस पे पुणे ब्रांच में। मुझे आईटीटी का पदभार दिया। ये आईटीटी शुरू हुआ था तब स्टूडेंट्स के लिए, तो नया एक्टिविटी था। मेरा कंप्यूटर इशू एकदम फेवरेट टॉपिक था, तो मुझे आईटीटी लैब का पदभार दिया। और ऐसे हमने कभी आरआरसी कंडक्ट किए, कभी कोई कोजागिरी जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करते थे। और इससे क्या हो गया, मैं जुड़ता गया मेंबर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और मेरा एक लगाव मुझे भी बढ़ता गया। तो मैंने 2013 में फिर से एक बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अच्छा। 13 में मैंने, उसके पहले 2010 में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहा था, मगर मेरे जो गुरु है, मेरे मेंटोर एसजी मुंदड़ा सर, अच्छा, उन्होंने उस बार फॉर्म भर दिया इलेक्शन का। अच्छा। तो फिर मैंने मेरा फॉर्म वापस ले लिया, क्योंकि मेरे गुरु के बैलेट पे मैं नहीं रह सकता। करेक्ट। तो मैंने मेरा फॉर्म वापस ले लिया। फिर 2013 में जब फाइल किया तो थोड़ा मैं लेट हो गया फाइल भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। तो डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा मेरे को 2-3 वोट से मैं हार गया उस टाइम पे। मगर 16 में मैं काफी प्रिपेयर्ड था, काफी कनेक्टेड था लोगों से, नेटवर्क वाइज भी स्ट्रांग था। 16 में मैंने इजीली मेरे इलेक्शन क्रैक कर ली। और जब हमने सब ने साथ में मिलके काम करने का सोचा, क्योंकि कोई भी लोग अगर पार्ट में काम करते, ये पैनल वो पैनल, तो उतना हम लोगों को रिजल्ट्स दे नहीं पाते। करेक्ट। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया कि सब लोग मिलके काम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा मेरा मेंटोर था अरुण गिरी। अच्छा। उसका ये सोच था कि सब लोग मिलके काम करते हैं। वेरी गुड। एसबी झावरे सर, हमने सब ने मिलके एक स्ट्रेटेजी डिसाइड किया। और मैंने पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल के पुणे ब्रांच का 3 साल काम किया हुआ था। अच्छा। तो मेरा फाइनेंस में अच्छा नॉलेज था पुणे ब्रांच के। करेक्ट। तो सबसे शुरू में मुझे बोला तुम ट्रेजरर बोल के काम देखो। अच्छा। मैं बोला ठीक है। और जब मेरा बेसिक नॉलेज क्लियर था पुणे ब्रांच के फाइनेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, तो मैंने जो काम करना शुरू किया अकाउंट्स के ऊपर, मुझे पदभार मिला 26 फरवरी 2016 को। और मैंने 9 अप्रैल 2016 को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेयरमैन के सामने साइन के लिए रखे। और उसमें मैंने सारे सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हुए थे, सारी प्रोसेसेस सिस्टम इंप्लीमेंट की हुई थी, सारा इन्वेंट्री रिकंसाइल्ड था, सारे जितने लेजर्स थे, मोर देन 100 लेजर्स
मैंने राइट ऑफ किए थे, पूरा एक क्लीन बैलेंस शीट जिसे कहेंगे हम, वो मैंने चेयरमैन के सामने साइन करने को रखा। करेक्ट। 9 अप्रैल को। तो दिस वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट। करेक्ट। जैसे ही मैंने पदभार लिया, 1-1.25 महीने में मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेयरमैन के सामने रखी। सुपर। और मुझे ये था कि जो भी काम मैं करूं पूरे डिवोटेडली मन से करूं। करेक्ट। तो जब मैंने ट्रेजररशिप भी ली, देखी मैंने उधर सिस्टम्स और प्रोसेसेस का कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा। और मैंने हर एक्सपेंडिचर को, हर रेवेन्यू को एक सिस्टम्स और प्रोसेस लगा दी। वेरी गुड। जैसे आपको पता है सीए स्टूडेंट्स के लिए आईटी, ओपी, जीएमसीएस ऐसे कुछ बैचेस होते हैं। तो उसमें गैप होता था पहले। जैसा एक बैच हुआ, फिर 8-10 दिन का गैप हो गया, फिर दूसरा बैच डिक्लेयर कर दिया। तो जो प्लानिंग के लिए 8 दिन लेते थे बीच में के, वो मैंने उड़ा दिए। एक बैच हुआ कंप्लीट का, दूसरा बैच, दूसरा हुआ कि तीसरा। वेरी गुड। तो उसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए। फिर हमने ब्रेक इवन निकाला कि कितने बच्चों अगर आते हैं तो अपना ब्रेक इवन होगा। फूड क्वालिटी क्या दे रहे हैं हम, उसका मेनू डिफाइन किया। अच्छा। नहीं है, ये नहीं चलेगा, वड़ा पाव, पोहा, ये आइटम नहीं चलेंगे। हमने मेनू डिफाइन किया, हेल्दी फूड बच्चों को देने के लिए, मैक्सिमम अच्छा फूड, गुड फूड, उसके लिए मेनू डिफाइन किया। छोटे छोटे जिधर जिधर एक्सपेंडिचर था, जैसा मैं वो कहना चाहूंगा पानी के बिल के बारे में। पहला जो पानी का बिल था वो 40,000 का था। मार्च का जो पे किया मैंने 40,000 का। फिर मैंने देखा यार ये बिल 40,000 का क्यों आया, तो उसमें जो कंजम्पशन था वो 500 किलो लीटर था। तो मैंने गूगल पे देखा किलो लीटर क्या होता है। तो मैं समझा कि 20,000 लीटर से ज्यादा पानी हम रोज का कंज्यूम कर रहे हैं। न कि उधर कभी बर्तन धोने का काम है, न कपड़े धोने का, न नहाने का, कुछ भी पानी स्पेंड करने जैसा काम ही नहीं है। फिर 20,000 लीटर पानी जाता किधर है? कहाँ से? फिर उसका ऑडिट करने के बाद पता चला कि उधर कुछ लीकेज था टाकी में। तो वो हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम। और नेक्स्ट बिल हमारे को जो आया वो हमारा आया 1100 रुपए से। अरे बाप रे। तो दिस वाज, मैं पैसों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है 20,000 लीटर पानी जो ड्रेनेज में जा रहा था वो हमने सेव किया। फिर हमने लाइट बिल के बारे में, जैसा लाइट है ये हमारा पहले कमर्शियल मीटर्स था। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमको बिल 1.5 लाख क्यों आ रहा है। तो इसको हमने एजुकेशनल में शिफ्ट किया, तो 90,000 मीटर हो गया बिल। फिर CFL जैसी चीजें थी उसको हमने LED से रिप्लेस किया। करेक्ट। यूटिलाइजेशन कंट्रोल में किया। ऐसे हर चीज हमने इंप्लीमेंट की जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो। करेक्ट। वेरी गुड। जो चाय बाहर से 20 रुपए में आता था वो हमने इन हाउस 4 रुपए में बनाया। अच्छा। वो भी क्वालिटी इन हाउस चाय। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट की जिसके वजह से जो सरप्लस 15-20 लाख का रहता था पहले, वो हमारा 1.25 करोड़ रुपया हो गया मेरे टेन्योर में। वाह। ये से जो हमने काम किया ICI में, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। ये अचीवमेंट देख के लोग अप्रिशिएट करते थे, राजेश यार बहुत जबरदस्त हो गया है। अभी हमारा स्टाफ भी फोन उठाते हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको हर जगह से, प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो इसकी वजह से फिर सेकंड ईयर मैंने, मेरे टेन्योर के फर्स्ट टेन्योर के सेकंड ईयर में मैंने विकासा चेयरमैनशिप लिया। अच्छा। पहले से ही मुझे स्टूडेंट्स के साथ एक लगाव था। तो सेकंड ईयर मेरा विकासा चेयरमैनशिप का था। करेक्ट। तो हमने हर रोज ब्रांच में एक प्रोग्राम हमने लगाया, हर रोज 7:30 से 9:30, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उसमें एक से एक टॉपिक रखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, टैक्सेशन, अकाउंट ऑडिटिंग, अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और उसमें ब्रेकफास्ट से रिलेटेड ऑल स्पेंडिंग आता था हेड ऑफिस से विकासा फंड के लिए। और हम स्टूडेंट से 1 रुपया भी लेते नहीं। इंडस्ट्रियल विजिट्स, इवन प्रेसिडेंट ऑफ ICI रिकॉग्नाइज्ड आवर वर्क। अच्छा, सुपर। एज अ विकासा चेयरमैन। और मैं स्पेशल, मेरा जो रिकॉग्निशन था 2017 में, हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करना था। तो एडिशनल कमिश्नर को हम जब मिले जाकर, तो सर अपना 2 जुलाई का उन्होंने डिसाइड कर दिया कि एक अपने को आउटरीच प्रोग्राम करना है। तो हमने ओके कर दिया। फिर उनका आया मैसेज कि नहीं हम कैंसिल कर रहे हैं अभी आउटरीच प्रोग्राम 2 जुलाई का। तो फिर मैंने उनको पूछा सर क्या प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आडिया साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ रहे हैं। तो मैंने सबको बोला सर बहुत अच्छी बात है ना, तो उनको भी ले आओ अपने प्रोग्राम में। अच्छा। हाँ। तुम 4 लोगों का मीटिंग करने से हम 400 लोगों का मीटिंग करेंगे। करेक्ट। और उनको वो कंसेप्ट पता नहीं क्यों पसंद आ गई। और उन्होंने उनके सेक्रेटरी को ऊपर पुट किया, वो प्रेजेंट किया। और उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया। जैसे ही उनको पता चला कि CA के गैदरिंग में
मिलना है सबसे, तो उनको भी खुशी हुई बहुत। और वो जो प्रोग्राम हुआ वो इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ, वो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अलॉट कर दी पूना के लिए, जो कि पहली बार पूना में हमने होस्ट किया। यूजुअली वो कंडक्ट होता है प्रेसिडेंट सिटी में या उस एरिया में। वो साल नीलेश विकम से सर थे, उन्होंने पूना को दे दी इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड आई वाज ऑब्लाइज्ड टू हिम कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं पूना में होस्ट कर सकूं इतना बड़ा प्रोग्राम। और हमने वो प्रोग्राम इतना थरोली एंजॉय किया, 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था वो। तो वो जो अचीवमेंट्स थे मेरे स्टूडेंट्स चेयरमैन के, वो अक्रॉस इंडिया रिकॉग्नाइज हुए, क्योंकि प्रोग्राम्स इतने सुंदर हमने लिए साल भर। और एक प्रोग्राम को मैं रेफर करना चाहूँगा, हमने फ्रूट सीड जो थे उसका प्लांटेशन किया, 100 किया उसको, अलग अलग एरिया में जाके। जुलाई महीने में बारिश बहुत आता है, शुरू हो जाते हैं, तो हमने जुलाई महीने में ये जो सीड्स थे अलग अलग फ्रूट्स के, वो अलग अलग जगह पे पहाड़ी एरिया में जाके 100 किए उसको। और ये हमने 1 लाख से भी ज्यादा सीड्स उस एक दिन में हमने 100 की। वाह, सुपर। तो ये जो एक्टिविटी था इसमें 600 के लोग इन्वॉल्व थे, स्टूडेंट्स और मेंबर्स। तो बहुत रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटी था, काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। वाह, सुपर। रिकॉग्नाइज भी हुआ ये एक्टिविटी हमारा सबसे। उसके बाद मैं 3rd ईयर जो मेरा था, तो उसमें मेरे पास 2 पोस्ट थे। विकासा चेयरमैन भी था, जो मेरा ऑलरेडी कंटिन्यूशन में था, और 3rd ईयर मैंने सेक्रेटरी बोल के पोस्ट लिया था। अच्छा। उसमें हमने एक अच्छा किया कि जो मिनट्स थे मैनेजिंग कमेटी के, उसको हमने वेबसाइट पे ओपनली ट्रांसपेरेंसी के लिए होस्ट करना चालू कर दिया। तो ये जैसे जैसे इनिशिएटिव्स हैं, ये मेरे लाइफ में मुझे जो मेरे क्वालिटीज थे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये कहीं ना कहीं मैं इम्प्लीमेंट करते गया मेरे, और उसके रिजल्ट्स मुझे आते गए, और वो इंटरेस्ट बढ़ता गया मेरा। करेक्ट। तो फाइनली अभी आप ICAI पुणे ब्रांच के क्या हो, प्रेसिडेंट? ये मेरा एक टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म आया, उसमें कोविड और एक मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया था उस पीरियड में। और जो 3rd टर्म था अभी, इसमें मैं 1st ईयर वाइस चेयरमैन था, और 2nd ईयर मैंने मेरी चेयरमैनशिप कंप्लीट की, और अभी मैं इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हूँ। ये 3rd ईयर है मेरा। तो दिस इज द 3rd टर्म ऑफ माय एंटायर टेन्योर ऑफ पुणे ICAI। सो 3rd टर्म मतलब टोटल 9 साल, एक टर्म 9 3 साल का होता है। यस। सुपर। तो 9 साल से मैं बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ ICAI के साथ। और ये सारे मेंबर ने रिकॉग्नाइज किया है इसको। सुपर। सो राजेश सर, सो व्हाट नेक्स्ट? अब यहाँ से आप क्या करना चाहते हो आगे? ICAI में क्या होता है, पहले पुणे ब्रांच, फिर रीजन, और फिर सेंट्रल। करेक्ट। तो अभी मैं रीजन कॉन्टेस्ट करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। मैंने मेरा कैंडिडेचर भी डिक्लेयर किया है मेंबर्स के साथ, जो मेरे मित्र हैं उनके सबके साथ मैंने मेरा खुद का कैंडिडेचर कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेचर मैंने डिक्लेयर किया है मेरा। सुपर सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। वेस्टर्न रीजन इलेक्शन। सुपर सर। राजेश सर, जैसा मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो आपका जो PR है, मतलब पब्लिक रिलेशन, मतलब नेटवर्किंग, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप यंग जनरेशन को क्या बताना चाहोगे कि अगर आपको आपका प्रैक्टिस ग्रो करना है तो नेटवर्किंग कैसे करना चाहिए? देखो, नेटवर्किंग ये मेरा हॉबी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं काफी लोग रहते हैं। अभी मेरा जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विश्वास रखता है काम करने में। करेक्ट। तो मेरा बैकबोन है वो, मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में, मेरे ऑफिस में, हर जगह वो मेरे लिए बैकबोन है। करेक्ट। तो उसका जो विश्वास है वो ज्यादा काम करने में है। मेरा जो विश्वास है, मेरा नेटवर्किंग में विश्वास है। करेक्ट। और मेरा हॉबी है वो, मैं बचपन से नेटवर्क करते आया हूँ। ओके। जैसे मैं स्टडी रूम में भी गया तो उधर मैं कुछ बच्चों को समझाता था, कुछ नोट्स बना के देता था ना कहीं मैंने मेरे नेटवर्क बढ़ाया है। करेक्ट। पुणे ICAI इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए 2007 में। करेक्ट। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम मैक्सिमम जहाँ पे भी आपको चांस मिले लोगों से मिलने का, जुलने का, आप मिलो। मैं देखता हूँ लोग लिफ्ट में अपने पड़ोसी के साथ जब उतरते हैं तो एक इधर मुंह करता है, एक उधर मुंह करता है। करेक्ट। तो हम जब पड़ोसी है उसको हाय बाय नहीं कर सकते, तो हम नेटवर्किंग कैसे करेंगे? सुपर, बहुत तो सही ब्रदर। ये जो चीज है मेरे को बहुत ऑड लगती है। तो आप शुरू कीजिए कि आपको लोग जो मिलते हैं उसको हाय कीजिए, ग्रीट कीजिए, मीट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
पीपल हैंडलिंग जो आर्ट है हाँ, वो डेवलप वो होगा। डेवलप होगा। वाओ। क्या है, देखो प्रैक्टिस हो या जॉब हो, हाँ, आपको पीपल हैंडलिंग आना ही चाहिए। करेक्ट विदाउट पीपल हैंडलिंग यू कांट इम्प्रूव ग्रो। करेक्ट करेक्ट। तो ग्रो होने के लिए पीपल हैंडलिंग लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा, तो ये आपको नेटवर्किंग से मिलेगा। वेरी वेल सेड। तो नेटवर्किंग के लिए आपको मिलना जुलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा लोगों से, समझना पड़ेगा, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये विन विन है सर। करेक्ट, सुपर्ब, वेरी वेल सेड। सर 2019 में जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपका सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कार एक्सीडेंट हुआ था आपका। यस। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम बैक, मतलब क्या ऐसा हुआ? मोटिवेटेड इज माय फैमिली। करेक्ट। मतलब मुझे जो मेरी फैमिली है, हाँ, यही मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन है। करेक्ट। क्योंकि हम जब साउथ में घूमने गए थे, हाँ, तो मुन्नार से हम कोडाईकनाल जा रहे थे, हाँ, तो बीच में हमारा कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के बाद हम, मेरा जो नेटवर्क है यही मुझे काम आया उधर। करेक्ट, सुपर्ब। तो वहाँ के जो लोकल सीए है, उन्होंने हमको इतना सपोर्ट दिया, रातों रात हमारा पूरा ट्रीटमेंट कराया उधर उन्होंने। और सुबह जब हमारी पूरी फैमिली उधर पहुंची, तब तक हम टोटली स्टेबल थे। तो ये नेटवर्किंग का ही बेनिफिट है। करेक्ट करेक्ट। और कम बैक का रीजन वही है कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, और पूरा परिवार मेरे साथ था। मेरे भाई है, मेरे माताजी है, मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ का भी एक्सीडेंट हुआ, मेरी बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ। करेक्ट। तो हम सब सेफ थे। वही मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि कहीं पर भी परमानेंट डिसेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ तीनों का भी। मेजर एक्सीडेंट था तो हम बेड रिडन काफी टाइम के लिए थे, और उसमें था कि फिर कोविड आ गया, फिर हम साल भर बेड रिडन थे, तो आराम करते रहे घर पे। फिर कुछ सर्जरीज करने पड़े अक्टूबर 20 में। ओके। फिर वो भी कोविड का टाइम था, फिर हम बेड रिडन रहे। करेक्ट। तो वो पूरा कोविड टाइम हमारा बेड रिडन में निकल गया। और जो नेटवर्क था मेरा, ये कंटिन्यूअसली मुझे मोटिवेट करता था। कभी किसी का कॉल आ गया, कोविड में हमने अलग अलग सपोर्ट किया समाज को। किसी को फूड पैकेट्स बांटे हैं, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रहे थे उसको मेडिसिन अवेलेबल करके दिया है, किसी को ब्लड अवेलेबल नहीं हो रहा था उसको ब्लड अवेलेबल करके दिया है। तो ये कल्पना मुझे नागपुर से आई थी। तो नागपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा था कोविड के ऊपर। मेरे नेटवर्क की वजह से मुझे पता चला कि नागपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं बोला नागपुर में हो सकता है तो पुणे में क्यों नहीं। तो मैंने उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह लगाए, सीनियर मेंबर्स को वगैरह जोड़ दिया उसके साथ। और जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आता था हम उसमें शेयर करते थे। अच्छा। कि ये बंदे को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, इसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, इसको ब्लड नहीं मिल रहा है। और ये सब इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हो गया वो, कि मैं अकेला काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। उसमें जो ग्रुप में 250 लोग थे, वो काम कर रहे थे। सुपर। तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप छोटा सा प्लेटफॉर्म था, मगर उसने बहुत लोगों को हेल्प किया। करेक्ट। तो इससे आपकी लीडरशिप स्किल भी समझ में आती है कि आपने मतलब कहीं कुछ देखा, आपने उसको इम्प्लीमेंट पुणे में किया, और उससे कितने लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। हाँ, वो एक जरूरी चीज था सीए फ्रेटर्निटी में। करेक्ट। कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें हम कुछ मेंबर्स को या स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाए। करेक्ट करेक्ट। तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें एक मेंबर को गणेश क्रीड़ा वाले जो सेंटर था कोविड का, उधर लाके डाल दिया। जबकि वो सीवियर था। वो क्वारंटाइन सेंटर में रखने जैसी पोजीशन नहीं थी उसकी। जैसे ही मुझे पता चला कि हमने इमीडिएटली ग्रुप पे डाल दिया। तो वो जो मेंबर को हमने डिफेंस का जो हॉस्पिटल है उसमें जब शिफ्ट किया, तो उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया उधर। तो ये एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सपोर्ट किया उधर। करेक्ट। तो ये हुआ वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, और ये नेटवर्किंग यूज होता ही है उसमें। तो ऐसा मतलब मैं इवन बेड रिडन था, मगर वहाँ पे बैठे बैठे जो हमारे काम हो रहे थे वो बहुत अच्छे काम हो रहे थे। करेक्ट करेक्ट। जैसे हमने जीएसटी ऑफिसर्स के लिए वैक्सीन सुविधा अवेलेबल करके दी। ओके। तो एक हॉस्पिटल के साथ टाइप कर लिया। तो उधर जो डिपार्टमेंट के स्टाफ थे उनके लिए वो हॉस्पिटल के थ्रू हमने टोटली फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगा दिया। वाह, सुपर। और उनको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट करके हमने उधर सुविधा दी। तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्डिंग बढ़ता है प्रोफेशन में का और डिपार्टमेंट में। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो एक्टिविटीज हुई हमारी, उससे मेंबर्स को भी बेनिफिट हो गया और हमारा कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हुआ। सुपर सर। सर जैसे पूरी दुनिया बात करती है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तो आप अब इतने सारे सोशल वर्क कर रहे हो, एक तो आप वर्क लाइफ बैलेंस करते कैसे हो, और दूसरा आप अभी आई थिंक लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी हो, तो इतना काम आप कैसे कर लेते हो? कैसे लायंस क्लब जो है,
ये मैं 2018 मतलब 2018 में मैं जुड़ा हूँ। ओके तो तब मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में मोटिवेशनल लेक्चर देने गया था उधर, ओके वागोली में। अच्छा तो वहाँ पे मेरे जैसे और भी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स मुझे मिले। हाँ तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा जो जुनून है काम करने का हमने देखा है, करेक्ट क्यों ना आप लायंस क्लब के साथ जुड़ जाओ हमारे। ओके तो मैं बोला मुझे कोई अतराज नहीं है। हाँ और वो क्लब अच्छा था, मतलब लायंस क्लब ऑफ पुणे गणेश खिंड एक रिकॉग्नाइज्ड क्लब था। ओके तो मैं उसके साथ जुड़ा। 18 से लेके हमने अलग अलग काम किए उसमें। उन्होंने हमारा काम देख के पहले ही साल मुझे उन्होंने बोर्ड पे ले लिया। अच्छा 2019 में मुझे बोर्ड मेंबर बना दिया। सुपर और जैसे हमने काम करते गए उधर उन्होंने 2021 में मुझे उधर उन्होंने ट्रेजररशिप दे दी, इतने बड़े क्लब का ट्रेजरर बना दिया। हाँ तो ये काम चलता गया उधर, करेक्ट करेक्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ये। उसके बाद अभी जो 2024 में उन्होंने एक प्रपोजल मेरे सामने रखा हाँ कि आप एक स्पेशलिटी क्लब चालू करो, लायंस क्लब ऑफ पुणे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स के लिए एक स्पेशलिटी क्लब चालू करो। तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? वो भी एक स्टोरी है और इंटरेस्टिंग है। 2023 में मैं जब चेयरमैनशिप का पोस्ट लिया मैंने, तब मैंने आनंद ऋषि जी महाराज जो है उनके दर्शन के लिए गया था कि मुझे ब्लेसिंग्स दो टेन्योर अच्छा होने के लिए। तो उन्होंने बोला क्या काम करने वाले हो? तो मैंने बोला कि मैं इस टेन्योर में मैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट पूरा करूंगा पुणे आईसीआई का। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स मैंने पूरे साल के स्ट्रक्चर किए हैं। काफ़ी सीरीज है अलग अलग जो बेनिफिशियल है मेंबर्स के लिए, जो आज तक हुई नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, बोला ठीक है मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा। मैं बोला आपको क्या एक्सपेक्ट है फिर? तो बोले तेरे वजह से 20 मेंबर फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से सीए बनने चाहिए। अच्छा। तो वो जो मेरे दिमाग में विचार था महाराजा ने दिया हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। करेक्ट। तो ये तो प्रोफेशन के लिए हम तो कर ही रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वो विचार और ये लायंस क्लब का जो स्पेशलिटी क्लब का प्रपोजल आया, ये दोनों को मैंने मर्ज किया। अच्छा। और मैंने लायंस क्लब की जो स्थापना की, उसमें मेन मोटिव ही रखा कि हम 20 लोगों को हर साल अच्छा सीए के लिए स्पॉन्सर स्कॉलरशिप देंगे। वाह सुपर। और ये विचारों के साथ हमने लायंस क्लब चालू किया। अभी कैसा है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा फैमिली लाइफ है, वैसा ही मेरा सोशल लाइफ भी है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं सबको डिवाइड करता हूँ। हाँ। देखो बहुत लोग सोचते हैं मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा प्रोफेशनल। हाँ। मैं फोकस्ड प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हूँ। हाँ। मगर मेरे 8 घंटों के लिए अच्छा ऑफिस के। हाँ। हाँ। मेरे सुबह शाम मेरा फैमिली लाइफ भी है, मेरा सोशल लाइफ भी है। हाँ। तो मेरे जो गोल होते हैं कभी भी लाइफ में, तो ये मेरे ओवरऑल गोल होते हैं। करेक्ट करेक्ट। उसमें पर्सनल गोल भी होता है, मेरा फैमिली गोल भी होता है, मेरा सोशल गोल भी होता है। हाँ। तो मेरा गोल सेटिंग डाइवर्स है। करेक्ट। हाँ हाँ। तो मैं मैनेज कर लेता हूँ टाइमिंग प्रॉपरली। माय फैमिली इज आल्सो हैप्पी बाय द वे। सो आई थिंक हमें बहुत जल्दी आपके साथ एक टाइम मैनेजमेंट का एक सेशन रखना पड़ेगा। या डेफिनेटली। राजेश सर, आपको रिसेंटली 2 अवार्ड भी मिले हैं, एक है अग्रेसन अवार्ड और एक है परभनी रत्न अवार्ड। तो आप हमारे ऑडियंस को इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये 2 जो अवार्ड मुझे मिले हैं, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने वो अवार्ड दिए। अग्रवाल समाज पूना जो काफ़ी पुराना एक ओल्डेस्ट ट्रस्ट है पूना का, करेक्ट, अग्रवाल समाज का, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया है और मुझे अग्रसेन अवार्ड दिया। करेक्ट। तो इन्होंने मेरे जो सोशल काम है, वो जो मेरा पैशन है काम करने का समाज में, करेक्ट, वो कंसिडर करके उन्होंने मुझे ये अग्रसेन अवार्ड दिया। और जो परभनी रत्न अवार्ड था, वो परभनी के जो बच्चे पूना आते हैं काफ़ी लोग, तो वो आते हैं, उनको एक हमारा जो ऑफिस है, कुछ ना कुछ हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई आता है कि भाई मुझे एजुकेशनल में जानकारी चाहिए, किसी को कुछ जानकारी चाहिए रहता है, किसी को कुछ, तो आते हैं, मिलते हैं, तो हम उसको उतना रिस्पॉन्स करते हैं, उनको मिलते हैं, उनको टाइम देते हैं थोड़ा सा, उनको जानकारी जितना हो सकते हैं, किसी से कनेक्ट करवाना होता है तो कनेक्ट करवा देते हैं। एज पर टाइम अवेलेबिलिटी हम डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। सुपर। तो ये कंसिडर करके जब मैं पूना में सीए हुआ, तब काफ़ी कम लोग थे जो पूना से आके पूना में सेटल हुए थे। तो ये सब कंसिडर करके हमारे जो परभनी के आमदार है डॉक्टर राहुल पाटिल, अच्छा, तो उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया था। वाह, सुपर। और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था पूना में। पूना में हुआ था? पूना में हुआ था, हाँ। करीब 1,500 लोग
उसमें आए थे और वो अवार्ड जब मुझे दिया तो मुझे एकदम गदगद हुआ कि अपना जो काम किया है समाज के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये दोनों अवार्ड से मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आप अच्छा काम करते रहो, समाज को देते रहो, करेक्ट, आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना ही है। करेक्ट, सुपर, राइस सर, वेरी वेल सेड। राइस सर, जैसे अभी जो रिसेंटली जो बजट आया था, वो बजट में आप बहुत से टीवी चैनल्स पे एक्सपर्ट पैनल में गए थे। टू नेम फ्यू, आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, इंडिया डेली, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा संधि मिला मुझे बात करने का वहाँ पे। हाँ, तो मेरा जो एक्सपर्टाइज है जीएसटी का, सबसे बड़ा उपलब्धि जो है एनडीए गवर्नमेंट की, तो उसमें मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कहूँगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है। करेक्ट। तो जो पहले बजट था वो 2014 में, स्पेशली ईयर नोट करूंगा, 2014 में 14 से 15 लाख करोड़ का बजट था। अच्छा। और जो बजट प्रेजेंट हुआ है वो 48 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट हुआ है। तो ये जो उपलब्धि हुई है ये उसके टैक्स कलेक्शन के ऊपर से हुई। करेक्ट। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा है, जो सब्सिडी में लॉस हो रहे थे वो कम हुए हैं। फिर आप को पता है जो बैंक अकाउंट्स वॉल्यूम खुले हैं, करेक्ट, आधार लिंक हुआ है पैन कार्ड और बैंकिंग से। करेक्ट, करेक्ट। जो संसद में डायरेक्टली कहा गया था कि 100 रुपया हम जब देते हैं तो उसमें से 10 रुपया पहुंचता है उपभोक्ता के पास। करेक्ट। वो आज कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ा है, 70%, 80%, 90%, करेक्ट, कहीं 100%। तो ये जो चीजें हो रही है उसका एक मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और उस उपलब्धि में मैं मेरे विचार प्रकट करने के लिए, शेयर करने के लिए लोगों के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो इन चैनलों पे, कहीं न्यूज़ मीडियाज में, न्यूज़ पेपर्स में, तो मैंने मेरे इंटरव्यू दिए हैं। सुपर, वेरी वेल सेड सर। सर, इसके अलावा आप बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड हो। एक है जो गीता परिवार। आजकल आप देखोगे तो यूथ जनरली इस चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जैसे मैंने आपको बताया, हमने पुणे मराठी ग्रंथालय में हम जब स्टडी कर रहे थे तब हमने वहाँ पे हनुमान स्तुति के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स लिए, हनुमान चालीसा के ऊपर अलग अलग पार्ट। करेक्ट। तो ये प्रोग्राम्स का एक हमको फिर से, मेरा जो हॉबी है नेटवर्किंग, ये मुझे नेटवर्क में काफ़ी हेल्प करता था। तो हमारे जो मेंटोर थे एस.जी. मुंदड़ा सर, अच्छा, वो गीता परिवार से जुड़े थे शुरू से ही। तो फिर उन्होंने हमको किशोर जी व्यास जो अभी ट्रेजरर है अयोध्या ट्रस्ट के, तो उनके साथ गुरु दीक्षा लिया मैंने। अच्छा। एस.जी. मुंदड़ा सर का बहुत सपोर्ट है हमारे को हर चीज में। तो उन्होंने हमको गुरु दीक्षा दिलाई किशोर जी व्यास की, और हम उनके साथ चलते गए। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोविड पीरियड था, जब मैं बेड रिडन था, तो मैंने गीता परिवार के प्लेटफॉर्म से कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं जूम प्लेटफॉर्म पे, जो समाज उपयोगी थे, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए उपयोगी थे। बहुत अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, टैक्सेशन के ऊपर के प्रोग्राम्स, योगा, प्राणायाम, अलग अलग प्रोग्राम्स हमने लिए और हजारों लोग जुड़े उसके साथ। सुपर। मतलब 2,500 से 3,000 लोग हमारे उस उपक्रम में जुड़े। वेरी गुड। सब लोग घर पे थे, सबने एंजॉय किया उसको। सुपर। तो ये गीता परिवार ने हमको बहुत अच्छा कहीं ना कहीं समाज में रिकॉग्निशन भी दिया है, और हमारे भी वैल्यू एडिशन में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में यूज हुआ है। और गीता परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाल संस्कार वर्ग हो, कोई भी अच्छे काम में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है किशोर जी का। सुपर्ब सर। सो आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे। सबसे मेन मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेशलाइजेशन बनो, कोई भी चीज़ आप करते हो तो स्पेशलिस्ट बनो। नेटवर्किंग, आपका पीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे मेन जो आपने लास्ट में बोला, सोशल वर्क, समाज के लिए काम करो, समाज रिकॉग्नाइज करेगा। मगर आप रिकॉग्निशन के लिए काम मत करो, आप काम किसके लिए करो? दिल से समाज के लिए काम करो, तो डेफिनेटली समाज आपको रिकॉग्नाइज डेफिनेटली करेगा। थैंक यू राइस सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। दिनेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। यस।